जिस तरह से जनता गरीबी से, बेरोजगारी से, महंगाई से जूझ रही है और जहां ये पूरी तरह से इनकी आर्थिक नीति विफल होती दिखाई दे रही है, तो ये जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं, ओल्ड वर्सेस न्यू, जो अंतर विरोध है, ये सब बाहर आ रहा है। कैलाश विजयवर्गीय को इन्होंने टिकट दिया, उन्होंने बोला कि मैं गणेश जी के सामने बोल रहा हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री है, उनको टिकट दिया गया। वो आज के दिन तक 20-25 दिन हो गए टिकट अनाउंस हुए, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं गए हैं। उमा भारती मुखर हैं, सुमित्रा महाजन नाराज हैं और हर दिन बड़ी संख्या में बीजेपी के लीडर्स कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति में पेरियार और अन्ना को क्रिटिसाइज करके आप तमिलनाडु में राजनीति नहीं कर सकते हैं। मैंने 28 साल वहां बिताए हैं और वहां के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ हूँ। आरएसएस भी आज बड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका यह है कि हम आपके एजेंडा को लागू करेंगे, लेकिन आप अपने सीमा में रहिए, आप अपने फुट सोल्जर्स हमको दीजिए। आपने देखा होगा पिछले 9.5 साल में प्रधानमंत्री कभी नागपुर नहीं गए हैं और आरएसएस के भी हायरार्की में वो अपने आप को सर संचालक से सीनियर मानते हैं, क्योंकि वो आरएसएस में उनसे पहले से जुड़े रहे हैं। इस समय जो राजनीति चल रही है वो न बीजेपी की राजनीति है, न संघ की है, न हिंदुत्व की है। इसे मैं कहता हूं मोदित्व। इंग्लिश में मोदित्व कहेंगे, हिंदी में मोदित्व कहेंगे। देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली, जो अभी देश में केंद्र में सत्तासीन, मैं बात कर रहा हूं बीजेपी की। देश के कई सूबों में बीजेपी का राज रहा, केंद्र में भी रहा, लेकिन सूबों में बीजेपी का राज धीरे धीरे सिमटता चला गया। क्या सब कुछ ठीक ठाक है? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम। संदर्भ है कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा, उन्होंने जेडीएस के साथ जो समझौता हुआ है बीजेपी का, उस पे गंभीर सवाल खड़े किए। इसके साथ साथ अभी 5 राज्यों में चुनाव, कर्नाटक में हाल ही में बीजेपी हार चुकी है। बजरंग बली को लेकर आई थी, लेकिन तभी बजरंग बली बचा नहीं पाए, आशीर्वाद कहीं और। 5 राज्यों में चुनाव है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है और तेलंगाना में है, मिजोरम में है। क्या सब कुछ ठीक ठाक है? राजस्थान में 7-8 चेहरे मुख्यमंत्री के उभर के आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मामा परेशान है, दिख रहे हैं, सोशल मीडिया का जो भी रिपोर्ट आ रहा है। कैसे देखे, क्या व्यक्तित्वों की टकराहट हो गई है। जो पार्टी जिसका दर्शन हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, स्वदेशी जागरण मंच, तमाम तरह के जो स्वदेशी आंदोलन की दावा करने वाली पार्टी, सारे जो सरकारी संस्थान है उसको कहीं न कहीं निजी हाथों में बेच रही है। महत्वाकांक्षाएं उबाल मार रही है। क्या व्यक्तित्वों का टकराव है? क्या सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है? क्या अगर इन राज्यों में बीजेपी चुनाव हारती है, तो क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के विरुद्ध जो है विरोध के स्वर उभरेंगे? क्या-क्या चल रहा है, ये सब इस एपिसोड में समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे साथ हैं करुणा सागर साहब, फॉर्मर डीजीपी तमिलनाडु और अभी आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इनसे समझने की कोशिश करते हैं और इनसे कई और तीखे सवाल भी होंगे, बिहार को लेकर भी होंगे और बीजेपी को लेकर भी होंगे। क्या आप जो कैसे देख रहे हैं, आप बड़े अधिकारी रहे हैं और अधिकारी लोग, पुलिस के लोग जो हैं, लोगों से मिलते-जुलते रहते हैं। तो क्या चल रहा है बीजेपी के अंदर, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं, फिर बिहार में भी थोड़ी चर्चा आगे बढ़ाऊँगा। स्वागत है सर। जी, नमस्कार। थैंक यू प्रोफेसर साहब। थैंक यू इनिशियल फॉर इंट्रोडक्शन इनवाइटिंग मैंने मी टू द शो। अच्छा इनिशियल देखिए इंट्रोडक्शन मैंने देख लिया। जी जी, अच्छा आपने गौड़ा जी से बात शुरू की, तो और
विभिन्न राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसके माहौल के बारे में बात की, और 3 दिसंबर के बाद क्या संभावनाएं हैं इसके बारे में बात की। तो इस जी। पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमको लगता है कि इतिहास में थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है। और जिस तरह की आप सर, आपसे इतिहास में उम्मीद भी की जाएगी, आप इतिहास पढ़ा चुके हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास के छात्र रहे हैं, तो बगैर इतिहास समझे हुए जाने हुए आपसे आशा उम्मीद की जाए कि इतिहास संदर्भ समझाएँ और बगैर इतिहास के और संदर्भ के बात आगे राजनीति बढ़ती नहीं। जी, सर सॉरी। जी बिल्कुल, जी। धन्यवाद। तो इसलिए ये है कि जो पिछले कुछ समय में जो देश में जिस तरह की राजनीति हो रही है वो क्या है, उसका हुँ, बैकग्राउंड क्या है, पूरा थिएटर क्या है, पूरी आइडियोलॉजी क्या है। तो देखिए, इस समय जो राजनीति चल रही है वो ना बीजेपी की राजनीति है, न संघ की है, न हिंदुत्व की है। इसे मैं कहता हूं मोदित्व। इंग्लिश में मोदित्व कहेंगे, हिंदी में मोदित्व कहेंगे। तो वो थोड़ा एक आप बढ़ा रहे हैं, उनका स्टेचर बढ़ा रहे हैं। जी नहीं, मैं इसको गंभीरता से एनालाइज करने की कोशिश करूंगा, और इसीलिए पहले मैं जो थ्योरेटिकल है, जो आप रिसर्च में जैसे यूज करते हैं कि पहले थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट पे बात कर लें, फिर केस स्टडी की तरह कुछ राज्यों की बात करेंगे। तो जब मैं मोदित्वा की बात कह रहा हूं तो ये एक प्रोजेक्ट की तरह तैयार किया गया, जी, और ये गुजरात में इसकी शुरुआत हुई, और इसमें एक विकास पुरुष की छवि बनाई गई, एक हिंदुत्व का चेहरा बनाया गया, एक ओबीसी जात की आइडेंटिटी जोड़ी गई। तो ये एक प्रोजेक्ट था, और इसको जैसे किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाती है उस तरह से स्ट्रेटजी बना के इसकी मार्केटिंग की गई, जिसमें कॉरपोरेट लोगों का संबंध रहा, विदेशों की बड़ी बड़ी एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया, और इसको प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया। अब चूंकि ये मोदित्व एक व्यक्ति विशेष, एक पर्सनालिटी कल्ट स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई, और खासकर एक ऐसी पार्टी में जो पार्टी हमेशा से इस बात को कहती है कि हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है वो ज्यादा मजबूत है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और इसके लिए शुरुआत के दौर में गुजरात में स्टैब्लिश करने के लिए उस समय के जो मेन प्लेयर्स थे, पॉलिटिकल प्लेयर, जैसे केशुभाई थे, शंकर सिंह वाघेला थे, तो उनको साइडलाइन किया गया। जो आइडियोलॉजिकल प्लेयर थे, जैसे प्रवीण तोगाड़िया थे, संजय जोशी थे, उनको अलग किया गया, और एक व्यक्ति को लार्जर देन लाइफ तैयार किया गया। और केंद्र में जो चैलेंजर्स थे उनको मार्गदर्शक मंडल में पहुंचा दिया गया, उनके नाम सभी को पता है, ताकि कोई भी आदमी ऐसा ना हो, कोई भी नेता ऐसा ना हो जिनकी बातों से वाकिफ नहीं रहता है। और राज्यों में भी सिस्टमैटिकली नए चेहरे लाए गए, जैसे असम में हेमंत बिश्वा शर्मा है, झारखंड में रघुवर दास को देखा आपने, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को देखा, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को देखा। तो एक ऐसे नए क्रॉप ऑफ लीडर्स को क्रिएट किया गया, जिनकी पूरी जो राजनीति थी वो इस मोदित्व के इर्द गिर्द घूमती थी, और इसमें परफॉर्मेंस के बजाय इवेंट मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा तरजीह दी गई। हर चीज का स्केल ग्रैंड होना चाहिए। आईआईटी आईआईएम्स के लड़कों का इस्तेमाल किया गया, हर एक नए नए प्रोजेक्ट, हर वीक में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता था, बड़ा फैंसी एक्रोनिम उसको दिया जाता था, और मीडिया में पूरे ताम झाम से किया जाता था, और बाद में कुछ दिनों के बाद लोग भूल भी जाते हैं कि
वो प्रोजेक्ट कभी लॉन्च भी हुआ। तो हर चीज में एक ये था, स्पेक्टिकल था। आपने देखा होगा रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर में क्या होता था कि वहां पर जो रोमन एम्परर्स थे वो जनता को, चूंकि जनता के मुद्दों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर पाते थे, तो वहां पर बड़े बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे। रोम में अभी भी आप कभी एक्रोपोलिस को देखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह का एरेना जी स्पोर्ट्स हुआ करता था, ताकि जनता उसमें उलझी रहे, जनता का एंटरटेनमेंट होते रहे और मुद्दों की बात ना हो। और बीच बीच में हिंदुत्व, जो कि बेसिकली एक मुखौटा है इस पूरे प्रोजेक्ट का, जैसे कि गोविंदाचार्य जी ने अटल जी के बारे में कहा था मुखौटा, उसी तरह से। लेकिन इसमें भी कुछ फूट, सच्चाई की फूट डालने के लिए इस तरह की चीजें, जैसे आर्टिकल 370 हुआ, ट्रिपल तलाक हुआ, राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो इन चीजों को दिखा के, ताकि जो हिंदू जो आस्था रखते हैं और जो मेजोरिटेरियनिज्म जो किया जा रहा था, उनको कुछ ना कुछ दिया जाए। तो ये शुरुआती दौर में हुआ। उसके बाद हुआ कि ग्रोथ कैसे किया जाए। तो देखिए, ग्रोथ दो तरह से होता है, चाहे वो पार्टी का हो या पौधों का हो। एक होता है ऑर्गेनिक ग्रोथ, जो बॉटम अप होता है, और एक होता है हाइब्रिड ग्रोथ। जैसे आपने देखा होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन में लेट 60s अर्ली 70s में जब खाद्य समस्या हुई, तो हम लोगों ने लेबोरेटरी वाले सीड्स को लाके, हाइब्रिड सीड्स को लाके, जिसमें कि बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर और बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, उपज बढ़ाने के लिए उसकी जरूरत थी। तो इसका मॉडल ये बना कि दूसरे पार्टियों के नेताओं को अपने साथ जोड़ा जाए, और ये राज्य दर राज्य ये किया गया कि जिन लोगों का एग्जिस्टिंग जनाधार है, चाहे उनको लालच देके या उनको डरा के, अब उसमें जाएंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप लोग बहुत बार उसकी चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन इन लालू जी लोगों डरे को नहीं जोड़ा गया। लेकिन, इन लालू लोगों जी को डरे जोड़, नहीं। जी जी। तो ये जो है किया गया। तो अब इससे क्या हुआ कि इस समय बीजेपी में एक अंतर विरोध और एक अंतर कलह है, ओल्ड वर्सेस न्यू। वो लोग जो संघ से आए हैं, जिन्होंने बीजेपी में कई दशकों तक काम किया है, लेकिन आज जो प्रभावशाली वर्ग जो बीजेपी में है, वो आयातित नेताओं का है। तो ये बैकग्राउंड है, और बाद में हम लोग इसको कंक्लूजन में आएंगे तो ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों, जो गौड़ा साहब ने जैसे कहा, और बहुत सारे राज्य में हो रहे हैं, तो इसको कुछ राज्यों की बानगी ले लेते हैं कि राज्य दर राज्य क्या हो रहा है। उस पे जैसे आता आप, हूँ, उस पे आता हूँ। एक जी सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूँ अभी। जी आपने एक नया टर्मिनोलॉजी आपने दिया है, मोदीत्व। जी तो क्या अब जो है, जो हिंदुत्व से मोदीत्व निकला है, जी। तो क्या अब हिंदुत्व बनाम मोदीत्व हो रहा है अंदर में, पार्टी के अंदर? आ, ये हिंदुत्व बनाम मोदित्व कहें तो हमको उससे ज्यादा ये लगता है उचित कि ओल्ड वर्सेस न्यू हो रहा है। जैसे आरएसएस भी आज बड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, क्योंकि हुँ, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका यह है कि हम आपके एजेंडा को लागू करेंगे, लेकिन आप अपने सीमा में रहिए, आप अपने अच्छा, फुट सोल्जर्स हमको दीजिए। आपने देखा होगा पिछले 9.5 साल में प्रधानमंत्री कभी नागपुर नहीं गए हैं, और आरएसएस के भी हायरार्की में वो अपने आप को सर संघचालक से सीनियर मानते हैं, क्योंकि वो आरएसएस में उनके उनसे पहले से
जुड़े रहे हैं। तो ये हो रहा है। अब अगर राज्यों नहीं की तरफ, सर सिर्फ जी वही नहीं, वो जब पूजा करने जाते हैं, चाहे राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद हो, चाहे कहीं भी हो, तो पुजारी के ऊपर वो मचिया पे बैठते हैं, मचिया मचिया समझ रहे हैं सर? जी 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 तो वो जो होता है ना लकड़ी का बना हुआ, मचिया पे बैठते हैं, पुजारी नीचे होता है और मोदी जी का कद थोड़ा ऊपर होता है। इवन जी धर्म सत्ता में भी जो है ना, वो अपना कद जो है बढ़ा रहे हैं कि पहले तो नेता लोग जाते थे, पुजारी का पाँव छूते थे, लेकिन अब जो है मोदी साहब उनसे ऊपर बैठते हैं, कोई भी फ़ोटो उठा के देख लीजिए, उसमें ये ज़रूर दिखेगा। देखिए, ये जो, अगर आप पर्सनैलिटी कल्ट, आप खुद ही प्रोफेसर हैं, और आपने अगर कैसे पर्सनैलिटी कल्ट बनाया जाता है, तो उसके बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं और उसमें बहुत सारी सिंबोलिज्म्स होती हैं। जैसे जहां भी मोदी जी जाते हैं, उनका जो फ्रेम होता है, उसमें कोई भी दूसरा नेता वहां पर नहीं होता है, और ये बात बिल्कुल पहले से ही प्लान्ड होती है कि कहाँ पर कैसे हुँ, फोटो लेना है, किस एंगल से लेना है, किसको कहाँ रहना है। यहाँ तक हुँ, कि जो सुरक्षा अधिकारी हैं, उनको भी ये बात पता है। तो जी, तो अगर राज्यों की बात शुरू करें, तो देखिए, तमिलनाडु में बीजेपी के जितने पुराने नेता थे, उनको दरकिनार करके एक नया स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया, अन्नामलाई, जो यंग है, ब्रैश है। आईपीएस आईपीएस ऑफिसर हैं रहे हैं। हाँ, उन्होंने भी वीआरएस लेकर वो आए हैं पॉलिटिक्स में। तो देखिए, वो टिपिकल ये मोदित्व जनरेशन के नेता हैं, जिनको उस राज्य की परंपरा से, उस राज्य के संस्कारों से कोई लेना देना नहीं है। और वो पेरियार से लेके, अन्नादुराई से लेके, जयललिता से लेके और बाकी जितने भी नेता हैं, सबको क्रिटिसाइज किया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ कि एआईडीएमके अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी, क्योंकि वापस आप निकल गए। तमिलनाडु की राजनीति में पेरियार और अन्ना को क्रिटिसाइज करके आप तमिलनाडु में राजनीति नहीं कर सकते हैं। मैंने 28 साल वहां बिताए हैं और वहां के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ हूँ। जी। तो पेरियार आइडियोलॉग थे, जैसे मार्क्स आइडियोलॉग थे, और अन्ना जैसे लेनिन थे प्रैक्टिसिंग। उन्होंने पहली बार वो मुख्यमंत्री बने डीएमके के। तो ये ऐसे फिगर हैं जिनके बारे में कोई भी खिलाफ में नहीं बोलता है तमिलनाडु में। तो हुँ, इसलिए हुआ। अब उसके ऊपर आइए आप कर्नाटक में, अभी जहां से आपने बात शुरू की थी, गौड़ा साहब जी, की। जी। तो देखिए, अब वहां पर येदुरप्पा ने अपने लिंगायत वोट बैंक के बेसिस पर बीजेपी को एस्टैब्लिश किया था, और सिस्टमेटिकली आपने देखा कि येदुरप्पा को साइडलाइन किया गया, और उसका रिजल्ट दिखा पिछले चुनाव में, जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, कि लिंगायत वोटर्स वहां पर इनसे अलग हो गए। और आज जो सदानंद गौड़ा, जो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे हैं, अब उनकी क्या दिक्कत है? वो कालीगा हैं और ओल्ड मैसूर क्षेत्र में राजनीति करते हैं। जेडीएस का भी बैकग्राउंड वही है, उसका भी वोट बैंक वो कालीगा है, और वो भी ओल्ड मैसूर में करता है। और अब ये है कि यहाँ पर अगेन वही है, देखिए, इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस। आपने चीफ मिनिस्टर कर्नाटक में किसको बनाया? बोम्मई को, जो आयातित नेता थे, और येदुरप्पा को साइडलाइन किया। अब आप ऊपर आइए आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने इनको छोड़ दिया, इनके साथ पवन कल्याण है। पवन कल्याण वो भी ऐसे छोड़ चुके हैं, मैवरिक हैं। शायद वो भी अब छोड़ वो, चुके हैं। अरे वो बहुत डाउटफुल है, वो कब ज्वाइन करते हैं, कब छोड़ते हैं, किसी को नहीं पता होता है, और उनको खुद अच्छा। भी नहीं पता होता है। और उन्होंने पहले कहा कि हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन हम चंद्रबाबू नायडू को सपोर्ट करेंगे स्टेट में। तो हुँ, उनका स्टैंड बिल्कुल ही कंफ्यूजिंग है। और जगन मोहन रेड्डी हैं, वो अपनी सरकार चलाने में मशरूफ हैं, और उनकी अपनी मुश्किलें हैं, इसलिए वो पार्लियामेंट में इनको इनका समर्थन कर देते हैं।
अब देखिए केसीआर की राजनीति अगर आप तेलंगाना में देखते हैं तो केसीआर जो राजनीति कर रहे थे वो रेड्डी कम्मा को लेकर कर रहे थे, और इस समय कांग्रेस दलित, आदिवासी, ओबीसी और मुस्लिम्स इनको लेके करिए, जिनकी जनसंख्या 90% है तेलंगाना में। और इसीलिए लेटेस्ट जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें कांग्रेस काफी ऊपर जाते दिख रही है। ऊपर नहीं, इनफैक्ट जो लेटेस्ट सर्वे ने तो दिखाया कांग्रेस सरकार बना रही है। अच्छा, और केसीआर की जिंदगी को और मुश्किल क्या कर दिया कि जब प्रधानमंत्री हैदराबाद में गए और उन्होंने कहा कि मैं खुलासा करने जा रहा हूं कि केसीआर एनडीए में शामिल होना चाहते थे, मैंने नहीं लिया। तो जो केसीआर की क्रेडिबिलिटी थी वो खत्म हो गई और वो बैकफुट पे आ गए। अब छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मजबूत करने का काम रमन सिंह ने किया, 3 बार मुख्यमंत्री रहे। तो साइडलाइन हो रहे हैं। आज रमन सिंह कहाँ है कोई नहीं जानता है। यहाँ तक कि बस्तर में एक इनके नेता शहीद हुए थे 2019 के चुनाव में, उनकी पत्नी इस बार एमएलए का चुनाव लड़ना चाहती थी, उनको टिकट नहीं दिया गया और बस्तर में लोग काफी नाराज हैं। और छत्तीसगढ़ में चूंकि रमन सिंह नहीं है तो इनका लगभग संगठन ही बहुत कमजोर है। मध्य प्रदेश में देखिए, शिवराज सिंह चौहान इनकी पहली पसंद कभी नहीं रहे। इनफैक्ट अभिज्ञान प्रकाश ने बताया एक मीडिया में इंटरव्यू देते समय कि वो 2012 में शिवराज सिंह चौहान का इंटरव्यू लेने भोपाल गए थे, तो उस समय उन्होंने कहा था कि लोग गुजरात मॉडल की बात करते हैं, लोगों को मध्य प्रदेश मॉडल की बात करनी चाहिए। तो जो हमने कहा कि जो राज्यों के छत्रपों को साइडलाइन करने की प्रक्रिया थी, उसी के शिकार शिवराज सिंह चौहान भी हैं। और 2-3 दिन पहले आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग फोटो देखा होगा कि जब राहुल गांधी शाहडोल में एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी समय शिवराज सिंह चौहान ऋषिकेश में गंगा के किनारे बैठकर गंगा मैया को पाती लिख रहे थे। तो चुनाव के इस समय, और वहां पर कैलाश विजयवर्गीय को इन्होंने टिकट दिया। उन्होंने बोला कि मैं गणेश जी के सामने बोल रहा हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री है उनको टिकट दिया गया। वो आज के दिन तक 20-25 दिन हो गए टिकट अनाउंस हुए, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं गए हैं। उमा भारती मुखर हैं, सुमित्रा महाजन नाराज हैं, और हर दिन बड़ी संख्या में बीजेपी के लीडर्स कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। राजस्थान देखिए, राजस्थान में पहली सीट की जो घोषणा हुई उसमें 41 सीटों की घोषणा, कैंडिडेट्स की घोषणा हुई, और 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर बागी लोग ऑलरेडी तैयार हैं खड़े होने के लिए। और वहां जो सबसे बड़ी जो इनकी नेता हैं वसुंधरा जी, उनको इन्होंने साइडलाइन कर दिया। अभी भी जो एक लेटेस्ट जो सर्वे आया है कि वहां के 36% लोग गहलोत साहब को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और 22% वसुंधरा जी को देखना चाहते हैं, और बाकी जो बीजेपी के सो कॉल्ड कंटेंडर्स हैं वो 5% 4% में हैं। यहां तक कि देखिए भैरव सिंह शेखावत के दामाद जो 3 बार एमएलए रह चुके हैं, उनका टिकट काट दिया गया। और भैरव सिंह जी ने बीजेपी को बनाया है राजस्थान में, और उनसे बड़ा राजपूत नेता कोई राजस्थान में इनके पास नहीं है। तो आप यूपी में देखिए, यूपी में बाबा का दिल्ली दरबार के साथ क्या संबंध है, ये बात मीडिया में रोज ही आता है। आज तक बाबा एक रेगुलर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी नहीं बना पाए हैं, और कैसे उनकी घेराबंदी की गई है, और इसीलिए लगातार उपचुनाव में हार हुई है, पंचायती चुनाव में हार हुई है। तो ये
हम लोग एक एक राज्य को देखेंगे तो यही होगा कि सिस्टमैटिकली कोशिश की गई है कि अब जैसे धूमल जी को किया गया हिमाचल में कि एक नया लीडरशिप क्रिएट किया जाए, जिसमें जैसे तेजस्वी सूर्या जैसे लोग हैं, अनुराग ठाकुर जैसे लोग हैं, निशिकांत दुबे जैसे लोग हैं, जिनका कोई आइडियोलॉजिकल बैगेज नहीं है, या हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोग हैं जिनका कोई आइडियोलॉजिकल बैगेज नहीं है, और वो सिर्फ सत्ता के कारण आए हैं, और उनको मालूम है कि उनका राजनीतिक अस्तित्व जो है वो इस मोदित्व से जुड़ा हुआ है, उसके अलावा वो कहीं खड़े नहीं हो सकते हैं। तो ये जो है वो इस मोदित्व को बहुत कंफर्टेबल बनाता है। अब आते हैं इस बात पे कि क्या इस समय स्थिति क्यों इतनी खराब हो रही है। तो देखिए, अगेन मैं बोलूंगा कि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, और हमने देखा कि, और हम इतिहास में पढ़ते थे मौर्य साम्राज्य के विनाश का कारण क्या हुआ, अशोक साम्राज्य के विनाश का कारण क्या हुआ, सल्तनत के विनाश का कारण क्या हुआ, मुगल साम्राज्य के विनाश का क्या कारण हुआ, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते थे। तो हमेशा आपने देखा होगा कि जब केंद्र कमजोर होता है तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हैं वो मजबूत हो जाता है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स जब कमजोर होता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑपरेट करता है, और जो छत्रप हैं वो रेबेल करने लगते हैं। तो ये जो ग्रैंड स्केल जो है, जैसे जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है और ये सब है, तो ये सब इस कॉन्ट्रडिक्शन को बहुत दिन तक नहीं छुपा सकता है, और जनता क्या है, बोर हो जाती है। जैसे आपने देखा हो, बच्चे अगर कहीं कोई खिलौना किसी के पास देख लें तो माता पिता के पीछे पड़ जाते हैं कि मुझे वही खिलौना चाहिए, और जब तक नहीं मिलेगा उनको चैन नहीं पड़ेगा। और जैसे ही आप लाके दिलवा दें, 1-2 घंटे खेलने के बाद वो कहीं कोना में फेंका हुआ पाया जाएगा। तो स्पेक्टिकल का जो होता है, स्पोर्ट का, इवेंट का जो शेल्फ लाइफ होता है वो बहुत कम होता है। जो जो चीज लास्ट करता है वो जनता के रोजमर्रे के मुद्दे, और जिस तरह से जनता गरीबी से, बेरोजगारी से, महंगाई से जूझ रही है, और जहां ये पूरी तरह से इनकी आर्थिक नीति विफल होती दिखाई दे रही है, तो ये जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं, ओल्ड वर्सेस न्यू, जो अंतर विरोध है, ये सब बाहर आ रहा है। और 3 दिसंबर के बाद आप देखिए कि जो अभी ट्रिकल में है उसके फ्लड गेट ओपन हो जाएंगे, क्योंकि जब तक उनको लगा कि इस मोदित्व में जीतने की क्षमता है, तब तक वो कॉन्ट्रडिक्शन समझते हुए भी, क्योंकि जो सबसे पहला जो इमोशन, जो स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है किसी का भी, वो होता है स्वार्थ का, सेल्फ प्रिजर्वेशन का। वो जो होमोसेपियन स्पीसीज का डिफाइनिंग कैरेक्टर है सेल्फ प्रिजर्वेशन, तो वो उसको रोके रखता है। क्योंकि अब जैसा कि अभी दिख रहा है कि 5 राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं बनने जा रही है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जितनी जो सिचुएशन जो है, जो मोदित्व को समझिए कि 2 दशकों से तैयार किया गया, बनाया गया, परोसा गया और सक्सेसफुली चलाया गया, अब वो फेल हो रहा मॉडल है। आज अपनी यूटिलिटी को आउटलिव कर चुका है। और इसीलिए जिनके बल पर जिनको क्रिएट किया गया वो भी चैलेंज करेंगे। तो इनका चैलेंज बाहर से, तो जो इंडिया गठबंधन से जो आ रहा है वो आएगा ही। इनका जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो अपने अंदर में अपनी प्रभुता को बनाए रखना। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे, जी तब बात करेंगे बिहार, जाति जनगणना और किसको कितनी सीटें, सिर्फ राजनीति या सत्ता और संसाधन में भागीदारी। अगले एपिसोड में बात करेंगे सिर्फ आरजेडी के प्रवक्ता होने के नाते नहीं, एक इंटेलेक्चुअल, एक एकेडमिशियन होने के नाते भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर, मैं आपको एक फॉर्मूला अभी दे देता हूँ, सोचिएगा, जी 15-15-10, ये आपको यूपीए गठबंधन का मेरा फॉर्मूला है। जैसे यूपी में मैंने कहा था कहीं पे कि 30-30 और 20 इतने में लड़ लो, सब जीत जाओगे।
जी, 15-15-10 ये फ़ॉर्मूला दे रहा हूँ। जातीय जनगणना सर्वे हो चुका है बिहार में और जी, आंकड़े आ गए हैं। जी, मैं ये भी आपको एक सूत्र दे रहा हूँ कि अगले एपिसोड में उसमें चर्चा करूँगा कि बीजेपी कम से कम 10 अति पिछड़ों को टिकट देने जा रही है। क्या जी, रणनीति होगी वहाँ पे आपकी और यूपीए की? कैसे कम बीजेपी के लिए इंडिविजुअल और जाति महत्वपूर्ण नहीं है, एजेंडा महत्वपूर्ण है। वो पिछड़ों को भी प्रधानमंत्री बना सकती है, मिनिस्टर बना सकती है, लेकिन सरकारी संस्थाओं में इंटेलेक्चुअल स्पेसेस में वो सारे स्पेस अपने लोगों को देती है। सामने 10 साल में सारे आंकड़े आ चुके हैं। तो सिर्फ राजनीति अगर ज़रूरी है, नेता बनाना ज़रूरी है, तो वो भी ज़रूरी है। बीजेपी मुझे लगता है कि इस आंकड़े का खुद भी इस्तेमाल कर सकती है। कैसे जी, करेगी? आप बड़े नेता हैं, आप आरजेडी के प्रवक्ता हैं, पार्टी में क्या चल रहा है मैं नहीं जानता। यूपीए में क्या मंथन चल रहा है मैं नहीं जानता। लेकिन मेरी एक समझ है कि जातीय जनगणना अगर पूरे नेशनल लेवल पे भी होगी, तो आरएसएस के लिए, बीजेपी के लिए ब्राह्मण का प्रधानमंत्री बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है। ब्राह्मण एजेंडा को आगे बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। ये मेरी समझ कि ब्राह्मणवादी एजेंडा को बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में कम से कम आज अम्बेडकर नोट कर लीजिएगा, कम से कम 10 सीट अति पिछड़ा को देगी बीजेपी इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। कम से कम कह रहा हूँ, 15 भी हो सकता है। अगले एपिसोड में इस पे आपसे चर्चा करेंगे। कोई संक्षिप्त टिप्पणी आप करना चाहें तो ज़रूर करें। जी, नहीं देखिए, बीजेपी की राजनीति जो है वो एक इलेक्शन फोकस्ड पॉलिटिक्स है। तो इसलिए आपने जैसे बताया इनकी रणनीति तो बनेगी, लेकिन अब है कि इतने समय रहने के बाद इनकी राजनीति जनता को भी समझ में आने लगी है, और ये समझ में आने लगी है कि ये दिखावे के लिए क्या करते हैं और यथार्थ में क्या करते हैं, ये भी बात लोगों को समझ में आने लगी। लेकिन इसीलिए एक मैंने कहा बात ना है कि करुणा साहब, जी, वो दलित पिछड़े हिंदुत्व फोल्ड में कभी भी समेटे जा सकते हैं, यादव भी समेटे जा सकते हैं। इससे इनकार आप नहीं कर सकते, कभी भी। क्योंकि सेक्युलरिज्म पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म है, कल्चरल सेक्युलरिज्म अभी आना बाकी है। चलिए इसको हम लोग अगले एपिसोड में इसकी चर्चा करें, तो क्योंकि सब सब इसकी चर्चा अगर करनी होगी तो विस्तार से ही करनी होगी। विस्तार से करेंगे, विस्तार से जी, करेंगे, विस्तार जी, से। बिहार फोकस्ड। शुक्रिया सर। जी, और दोस्तों, करुणा सागर साहब हैं, फॉर्मर डीजीपी तमिलनाडु में रहे हैं, 28 साल तमिलनाडु में नौकरी कर चुके हैं और तमिलनाडु के पॉलिटिक्स को बेहतर समझते हैं। बिहार में अभी आरजेडी के प्रवक्ता हैं, लगातार बोलते रहते हैं और बहुत साइंटिफिक तरीके से अपनी बात रखते हैं। अगले एपिसोड में देखिए काबा बिहार में। शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।